डिटर्मिनर्स इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक जिससे प्रायः सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, रामकृष्ण मिशन देवघर या गुरुकुल कुरुक्षेत्र हो या स्कूली परीक्षा हो, प्रायः इन सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे ही जाते हैं और बच्चे अक्सर कंफ्यूजन में इनमें माइनर गलतियां करके चले भी आते हैं और उनके नंबर कट जाते हैं। नतीजा होता है या तो आप प्रतियोगी परीक्षा में आप क्वालिफाई नहीं कर पाते या स्कूली एग्जामिनेशन में आपके मार्क्स कट जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डिटरमिनर्स क्या हैं, डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव में अंतर क्या है, इसके मुख्य गुण क्या हैं, कितने प्रकार के डिटरमिनर्स होते हैं और इनके इंपॉर्टेंट यूजेस क्या हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी तमाम समस्याएं आज के बाद समाप्त होने वाली हैं, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो बिना देरी किए हुए मैं इस वीडियो को टॉपिक को शुरू करता हूं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस चीज को जानने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है डिटरमिनर। आज का हमारा टॉपिक है डिटरमिनर और इसमें डिटरमिनर में हम सबसे पहले जानेंगे इसकी परिभाषा के बारे में, डेफिनेशन। व्हाट इज डिटरमिनर? हम डिटरमिनर कहते किसको हैं? डिटरमिनर शब्द जब हमारे पास आता है तो हमें पहले इसी को समझना पड़ेगा कि डिटरमिनर का मतलब क्या है। हम पहले इसको देखते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, डिटरमिनर वह शब्द है जो किसी नाउन के पहले आकर उसकी संख्या या मात्रा बताता है या उस नाउन की ओर संकेत करते हुए उस नाउन के क्षेत्र को सीमित यानी लिमिट करता है या निर्धारित करता है। निर्धारित करने का मतलब हुआ उसको डिटरमिन करना और इसीलिए इसको डिटरमाइनर कहते हैं, डिटरमिनर्स कहते हैं। इसका सही उच्चारण होता है डिटरमिनर। लोग डिटरमाइनर बोल जाते हैं, डिटरमाइनर नहीं होता है, डिटरमिन होता है। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल से भी देखते हैं, कुछ इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। जैसे आई हैव अ पेन। इस वाक्य में पेन एक नाउन है, उसके पहले आया ए, ये डिटरमिनर है। आई लाइक दिस पेन। पेन अगेन एक नाउन है, उसके पहले एक वर्ड आया है दिस। शी हैजंट मेनी पेन्स। अगेन इस सेंटेंस में आप देखिए पेन्स नाउन है और उसके पहले आया मेनी। आई हैव अ लॉट ऑफ पेन्स। इन चारों सेंटेंसेस में आप देखेंगे नाउन पेन, पेन, पेन्स, पेन्स। इसके जस्ट पहले जो शब्द आया ए, दिस, मेनी और ए लॉट ऑफ, ये सारे जो हुए इसके डिटरमिनर्स कहलाते हैं। ये सारे के सारे डिटरमिनर्स हैं और इसको हम और थोड़ा विशेष रूप से एक्सप्लेन करेंगे आने वाले अगले नीचे जब हम इसके एग्जाम्पल्स में चलेंगे तब उसमें हम इसको देखेंगे कि ये और किस तरीके से इसको हम, तो अभी हम जानेंगे इसके मेन फीचर्स के बारे में। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया ये एग्जाम्पल ही इसको एक्सप्लेन करता है, इसका डेफिनेशन को। तो इसके लिए हम बढ़ते हैं मेन फीचर्स ऑफ डिटरमिनर्स। इसको जानना बेहद जरूरी है। अब मेन फीचर्स ऑफ डिटरमिनर्स क्या होते हैं इसको जरा हम देखें। तो सबसे पहला जो आप देख रहे हैं, डिटरमिनर्स और कुछ नहीं, एक प्रकार के एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं। डिटरमिनर्स एक प्रकार के एडजेक्टिव्स हैं जो नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं। अब कैसे, हम इसको भी देख लेते हैं। दिस इज अ पेन। आपने यहां उदाहरण जो देखा स्क्रीन पर दिख रहा है, दिस इज अ पेन, ये बता रहा है। हम कभी भी ऐसा नहीं लिखते हैं कि दिस इज पेन ए, नॉट पेन ए। पेन के बाद ए का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी पहला जो हमने चीज यहां एग्जाम्पल में दिया था परिभाषा में कि किसी नाउन के पहले आकर, यहां आप देखिए ए जो है ये नाउन के पहले आ रहा है। तो सबसे पहला जो फीचर हुआ डिटरमिनर का कि ये नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं।
दूसरा इसका प्रयोग देखिए कि डिटर्मिनर का प्रयोग नाउन के पहले होता है, नाउन के बाद नहीं। ये इसका दूसरा फीचर है। जैसे दिस इज माई पेन, हम कहते हैं दिस इज माई पेन, तो माई का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले ही होता है। हम कभी नहीं कह सकते कि दिस इज पेन माई, ऐसा नहीं कह सकते, कहते हैं कह ही नहीं सकते, क्योंकि माई बिना नाउन के आएगा नहीं। तो पहला चीज आपने देखा, इसकी परिभाषा से क्लियर हो गया। यहाँ पर इसके उदाहरण में भी वही चीज आ रहा है कि डिटर्मिनर हमेशा नाउन के पहले आते हैं, बाद में नहीं। दिस इज माई पेन तो होगा, दिस इज पेन माई नहीं कह सकते। दूसरा देखते हैं, तीसरा इसका लक्षण क्या है। नाउन के बिना डिटर्मिनर का प्रयोग हो ही नहीं सकता। अब पहला हुआ कि नाउन के पहले आता है, वो आपने देख लिया, सामान्य सी बात लगी। दूसरा आपने देखा कि नाउन के पहले होता है, नाउन के बाद नहीं, ये भी सामान्य लगा। पर तीसरी बात आप देखिए, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि डिटर्मिनर जो होते हैं वो नाउन के बिना प्रयोग इनका हो ही नहीं सकता। अगर नाउन नहीं हो तो फिर डिटर्मिनर भी नहीं होगा, वो कुछ और हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन, हम कभी नहीं कह सकते आई हैव अ। अगर पेन को हटा दें तो आई हैव अ, ये अ मीनिंगलेस हो गया। आई हैव अ व्हाट, हम ऐसा कह ही नहीं सकते कि आई हैव ए का प्रयोग जब भी करना होगा तो उसके आगे नाउन चाहिए ही, तभी वो डिटर्मिनर होगा। हो सकता है ए का प्रयोग बिना नाउन के भी हो, तब वहां ए डिटर्मिनर नहीं रह जाएगा। डिटर्मिनर होने के लिए उसके आगे नाउन का होना एक मस्ट है। ये इट इज अ मस्ट टू यूज अ नाउन आफ्टर डिटर्मिनर। विदाउट डिटर्मिनर वी कैनॉट यूज नाउन। चौथा इसका एक फीचर है कि वाक्य में पहले डिटर्मिनर का प्रयोग होगा, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का और अंत में नाउन का। जैसे इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें, यहाँ पर आई हैव अ ब्लू पेन, एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा क्लियर, आई हैव अ ब्लू पेन। मतलब हम कभी ऐसा नहीं लिख सकते आई हैव ब्लू ए पेन, यानी एडजेक्टिव को पहले कर दें, डिटर्मिनर को उसके बाद करें और नाउन को उसके पहले नहीं। जब वाक्य में डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और नाउन तीनों आ रहा हो तो सबसे पहले डिटर्मिनर का प्रयोग होगा, फिर एडजेक्टिव का, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, और बाद में नाउन का। तो ये इसके मुख्य प्रयोग हो गए या लक्षण हो गए, सॉरी, इसके इंपॉर्टेंट फीचर हो गए। डिटर्मिनर्स के ये इंपॉर्टेंट फीचर हो गए जो कि आपने अभी एग्जाम्पल के माध्यम से देखा। तो मेन फीचर्स ऑफ डिटर्मिनर्स को हमने समझ लिया, हमने इसके डेफिनेशन को भी समझ लिया, और इसके एग्जाम्पल के माध्यम से हमने इसको डिफाइन भी किया अभी यहाँ। अब हम जानेंगे डिफरेंसेस बिटवीन डिटर्मिनर्स एंड एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव और डिटर्मिनर, जब मैंने कहा कि डिटर्मिनर्स और कुछ नहीं एक प्रकार के एडजेक्टिव ही होते हैं, तो फिर डिटर्मिनर और एडजेक्टिव में अंतर क्या है, ये अगर समझ लिए तो परीक्षा में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सबसे पहला अंतर जो होता है वो हम जानते हैं, डिटर्मिनर्स के फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता, किंतु एडजेक्टिव के फॉर्म में चेंज होता है। अब इसको भी हम एग्जांपल से समझेंगे। यहां आप एग्जांपल से देखिए, आई लाइक दिस बुक, इसमें दिस क्या है, बुक के पहले आया हुआ है और उसको पॉइंट आउट कर रहा है, संकेत कर रहा है उसी तरफ, इसलिए दिस डिटर्मिनर हुआ। यहां पर आप डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसको कह सकते हैं, ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही है। तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव विदाउट नाउन आता ही नहीं है, इसीलिए इसको डिटरमिन के अंतर्गत रखा गया कि निश्चयात्मक रूप से ये संकेत करता है, इसीलिए, और उस संकेत करते हुए उसको निर्धारित करता है, इसीलिए ये डिटर्मिनर है। लेकिन इंडिया इज बिगर देन नेपाल, भारत नेपाल से बड़ा है। अब यहां देखिए बिगर क्या है, ये एडजेक्टिव है, क्यों, बिग का रूप चेंज हो रहा है, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये एडजेक्टिव का फॉर्म है। तो ये जब परिवर्तन होता है, अब आप सवाल कर सकते हैं कि सर दिस का दिस भी तो होता है, बिल्कुल होता है, पर एडजेक्टिव और डिटर्मिनर में एक अंतर देखिए कि एडजेक्टिव जब अपना रूप बदलता है उसके लिए नाउन के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इंडिया और नेपाल के फॉर्म में कोई चेंज नहीं हुआ, वो ज्यों का त्यों रहेगा नाउन। एडजेक्टिव अपना रूप बदल रहा है, लेकिन अगर दीज को दीज करेंगे तो हमें नाउन सिंगुलर से प्लुरल नाउन करना पड़ेगा, यानी नाउन के फॉर्म में भी चेंज करना पड़ेगा।
ये बात सही है कि दीज बुक्स में दीज भी डिटर्मिनर्स ही कहलाएगा, लेकिन डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव की में बेसिक फर्क ये है कि एडजेक्टिव सिर्फ अपने फॉर्म में चेंज करता है पर नाउन को नहीं बदलना पड़ता उसके लिए, लेकिन डिटर्मिनर्स का फॉर्म चेंज नहीं होता है। ये मुख्य बात हो गई इसकी। दूसरा, डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन के पहले आते हैं, किंतु एडजेक्टिव नाउन के पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है एडजेक्टिव और डिटर्मिनर में। एंड द मेन डिफरेंस, शी इज अ लवली गर्ल, यहां लवली क्या है? डिटर्मिनर है, क्योंकि नाउन के पहले आया। बट अब नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, हर आईज आर लवली, उसकी आंखें प्यारी है। यहाँ लवली एडजेक्टिव है और ये नाउन के बाद वर्ब के बाद आया है। नाउन के बाद वर्ब है, वर्ब के बाद आया है, पर लवली, शी इज ए लवली गर्ल में लवली नाउन के पहले आया है। तो डिटर्मिनर्स की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर या पहचान अगर हम कहें तो वो ये है कि ये हमेशा नाउन के पहले आता है, बाद में नहीं। एडजेक्टिव नाउन के पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। तो जो ग्रीन वाला जो आप देख रहे हैं, ग्रीन कलर में जो भी लिखा हुआ है वो सब एडजेक्टिव के एग्जाम्पल है। जो रेड कलर में है वो सारे डिटर्मिनर्स एग्जाम्पल है। एक और अंतर देख लीजिए डिटर्मिनर और एडजेक्टिव के बीच का। वो अंतर ये है कि एक नाउन के पहले केवल एक डिटर्मिनर का प्रयोग होता है, किंतु एक से अधिक एडजेक्टिव एक ही नाउन के पहले आ सकते हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फीचर है, अंतर है दोनों के बीच में। जैसे राम हैज अ लिटिल मनी, ए लिटिल डिटर्मिनर है, मतलब थोड़ा सा, राम के पास थोड़े से पैसे हैं। मनी के पहले आया, नाउन के पहले आ रहा है। लेकिन देखिए, द रिच एंड काइंड मैन इज अमोंग अस, धनी और दयालु व्यक्ति आज हमारे बीच में है। यहाँ मैन नाउन है, नाउन के पहले रिच और काइंड ये दोनों ही एडजेक्टिव हैं। तो एक नाउन के पहले एक से अधिक एडजेक्टिव्स तो आ सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनर्स हमेशा एक ही आएगा। डिटर्मिनर्स कभी भी एक से अधिक नहीं आएगा। अगर इन तीन चीजों को हम समझ लें, इस तीन बेसिक डिफरेंसेस को, तो कभी भी कोई भी बच्चा इसमें कंफ्यूज नहीं करेगा, उसके अंदर कंफ्यूजन नहीं रहेगा डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स को लेकर के। तो ये तीन बेसिक डिफरेंस हैं इनके बीच में, इसको समझना बेहद जरूरी था। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स, कि डिटर्मिनर्स के अंतर्गत हम किस किस चीज को रखते हैं, कौन कौन से एडजेक्टिव डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आते हैं। और याद रखिए, डिटर्मिनर्स के अंतर्गत एडजेक्टिव्स ही आते हैं, दूसरा कुछ भी नहीं आता। मैं अभी इसको साबित करता हूं। तो सबसे पहले, इसके पहले मैंने आर्टिकल पढ़ाया था। आर्टिकल्स में बताया था कि आर्टिकल्स एक प्रकार के डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही हैं। वन का शॉर्ट फॉर्म ए एन होता है और दिस दैट दीज दोज का शॉर्ट फॉर्म द होता है। अगर आपने आर्टिकल नहीं देखा तो मेरे उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन और इन्फो में लिंक डाल दूंगा, आपको वहां से मिल जाएगा। आर्टिकल्स यानी ए एन द, ये जो आते हैं ये डिटर्मिनर्स के प्रकार होते हैं। आर्टिकल्स आते हैं इसमें, ए एन द, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दूसरे आते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव्स, यानी माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, दियर्स। जो भी पोसेसिव एडजेक्टिव्स हैं ये सारे डिटरमाइनर में आते हैं। तीसरे जो आते हैं वो क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स में हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दोनों को ही रखते हैं, दोनों को मिलाकर के हम क्वांटिफायर्स कहते हैं। तो ये दोनों इसमें आते हैं। As for example, 1, 2, 3, some, much, more, enough, little, a little, the little, several, a few, all, both, plenty of, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सारे इसमें आते हैं। उसके बाद इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, मैंने प्रोनाउन जब पढ़ाया था तो उसमें भी बताया था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और अंतर यही बताया था कि बिना नाउन के एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होगा। जब नाउन के साथ दिस दैट दिस दोज का प्रयोग हो या व्हाट विच जैसे इंट्रोगेटिव वर्ड्स जब नाउन के साथ आते हैं तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। इसलिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को भी डिटर्मिनर के अंतर्गत में रखा गया है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव,
जब मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ाया था तो उसमें भी बताया था कि ईच, एवरी, इधर, निदर जब नाउन के साथ आए तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, इसलिए डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को डिटर्मिनर के अंतर्गत रखा गया। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वो तो मैंने अभी भी एग्जांपल से समझाया ही है, इसको भी देख लीजिए। दिस, दैट, दिस, दोज और सच, ये सारे हमारे डिटर्मिनर्स के काइंड में आते हैं। तो इनको समझने से अब क्लियर हो गया कि डिटर्मिनर्स और कुछ नहीं एडजेक्टिव्स हैं, और बेसिक अंतर ये है कि एडजेक्टिव्स नाउन के पहले या बाद में भी आ सकते हैं, बट डिटर्मिनर्स बिना नाउन के नहीं आ सकते। एक नाउन के पहले सिर्फ एक ही डिटर्मिनर का प्रयोग कर सकते हैं, बल्कि एडजेक्टिव एक से अधिक भी प्रयोग किए जा सकते हैं। तो ये बुनियादी फर्क था डिटर्मिनर्स के काइंड में। अब हम बढ़ते हैं जो इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, और वो पहलू है यूजेज ऑफ डिटर्मिनर्स। तो डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव को आपने समझ लिया, अब हम बढ़ते हैं यूजेज ऑफ डिटर्मिनर्स, और इसी को जानना बेहद महत्वपूर्ण है, और सबसे ज्यादा सवाल भी इसी से पूछे जाते हैं। इसमें आप देख रहे हैं पहला जैसे मच, मेनी। अब ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं जिसमें से ये ऑप्शन में दोनों होते हैं, मच का प्रयोग कहां करें और मेनी का प्रयोग कहां करें, और दोनों का मतलब होता है बहुत। अब ये अगर बारीक अंतर समझ गए तो परीक्षा में कभी गलती होने का सवाल ही नहीं उठता है। अब आज उसी को मैं एग्जाम्पल के माध्यम से एक्सप्रेस करूंगा कि मच और मेनी, ये पहला मैंने एक पेयर लिया बताने के लिए, इन दोनों ही का अर्थ होता है बहुत, पर प्रयोग में क्या अंतर है, कहां प्रयोग करेंगे, इसको हम देखते हैं। मच का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, और मेनी का प्रयोग हमेशा काउंटेबल और प्लूरल नाउन के साथ होता है। मेनी प्लूरल नाउन होना चाहिए, प्लूरल हो गया तो काउंटेबल होगा ही, और मच का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। जैसे सी हैज मच मिल्क। अब यहां देखिए मिल्क के जस्ट पहले मच का प्रयोग हो रहा है, नाउन के ठीक पहले आ रहा है। आप जितना भी मैं डिटरमिनर का एग्जांपल बताने वाला हूं, इस सब में डिटरमिनर हमेशा नाउन के ठीक पहले आपको आएगा। इसकी प्राइमरी पहचान ये है, मेन फीचर है कि डिटरमिनर्स हमेशा नाउन के पहले आते हैं, नाउन के बाद नहीं। मेनी प्लस प्लूरल नाउन, मेनी का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ होता है और वर्ब प्लूरल होगा। जब भी मच का प्रयोग होगा तो नाउन अनकाउंटेबल होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। मेनी का प्रयोग हम करेंगे तो प्लूरल नाउन होगा और वर्ब प्लूरल होगा। राम हैज, सॉरी प्लूरल नाउन, अगर प्लूरल नाउन सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। राम हैज मेनी बुक्स, यहां बुक्स आप देखिए बुक्स प्लूरल नाउन है, उसके पहले मेनी आया। तो मच और मेनी में अंतर यह है कि मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है और मेनी प्लूरल नाउन के साथ। ये बारीक अंतर अगर आप समझ गए तो मच मेनी में कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। दूसरा देखिए बोथ एंड ईच। बोथ का मतलब होता है दोनों, अगर दो व्यक्ति हैं तो दोनों को हम सामूहिक रूप से, या वस्तु है तो बोथ। लेकिन ईच का मतलब होता है कि दो व्यक्ति या वस्तुओं में से प्रत्येक। दूसरा, ईच का प्रयोग होने के लिए कम से कम दो का होना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ईच दो या दो से अधिक के लिए भी प्रयोग किया जाता है, दो से अधिक के लिए भी, लेकिन कम से कम दो होगा तभी ईच का प्रयोग हो सकता है। हाँ, अगर तीन हो गया तो इसका प्रयोग मैं अभी आगे बताने वाला हूं। पहले ईच, बोथ और ईच का आप देख लेते हैं एग्जांपल। बोथ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है और ईच के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। बोथ बॉयज आर हैप्पी, दोनों लड़के खुश हैं। ईच बॉय हैज अ पेन, प्रत्येक लड़का के पास एक कलम है। अब ये दो हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम दो तो होगा ही। तो दो में से प्रत्येक यानी दोनों में से एक एक लड़के को अपनी अपनी एक एक कलम है, इसका सेंस यही निकलता है। ईच बॉय, और जब भी ईच, एवरी, इधर, निदर, ये सब जब नाउन के साथ आते हैं तो नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी सिंगुलर ही होता है। तो ईच के बाद आने वाला नाउन ऑलवेज सिंगुलर होगा, ये याद रखना है। ऑल एंड एवरी,
अब ऑल का मतलब होता है सब या समूचा या सारा, और एवरी का प्रयोग होने के लिए कम से कम 3 होना चाहिए, 3 या 3 से अधिक व्यक्ति या वस्तु। तो इसका भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑल के बाद हमेशा प्लूरल नाउन, ऑल बॉयज आर देयर, पर एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन, जैसे ईच के बाद सिंगुलर नाउन आया था। एवरी गर्ल इज एजुकेटेड, प्रत्येक लड़की शिक्षित है। आगे हम बढ़ते हैं। सम एंड एनी, सम का मतलब होता है कुछ और एनी का मतलब होता है कोई या कुछ भी। सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है और एनी का इंटेरोगेटिव या नेगेटिव में किया जाता है। इसको भी हम एग्जांपल से अभी समझेंगे। अब जैसे देखिए, सम अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल नाउन। सम काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है और अनकाउंटेबल के साथ भी आता है। तो सम जब भी काउंटेबल नाउन के साथ आएगा तो वर्ब प्लूरल होगा और नाउन प्लूरल होगा, और अनकाउंटेबल के साथ आएगा तो वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे पहला उदाहरण देखिए, गिव मी सम मिल्क। यहाँ मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, उसके पहले सम का प्रयोग किया गया। लेकिन सम बॉयज आर क्लेवर, कुछ लड़के चालाक हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि बॉयज प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ जब हम सम का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होगा तो नाउन प्लूरल ही होगा। तो सम बॉयज आर क्लेवर, ये ध्यान रखना है। सम अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के साथ प्रयोग किया जाता है। जब अनकाउंटेबल के साथ आएगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, और सम जब काउंटेबल नाउन के साथ आएगा तो नाउन प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। दोनों का मैंने एग्जांपल दिया। एनी का प्रयोग नेगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंसेस में करते हैं। जैसे हरी डिडंट गिव मी एनी बुक्स, हरी ने मुझे कोई किताब नहीं दिया। इज देयर एनी पेन फॉर मी, क्या मेरे लिए कोई कलम है। तो इंटेरोगेटिव या नेगेटिव में हम एनी का प्रयोग करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं ए फ्यू और ए लिटिल। ए फ्यू और ए लिटिल दोनों ही का अर्थ होता है कुछ या थोड़े से। अंतर क्या है, तो ए फ्यू का प्रयोग हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है और ए लिटिल का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ। एज फॉर एग्जांपल देखिए, ए फ्यू हमेशा प्लूरल नाउन, जब काउंटेबल होगा तो प्लूरल होगा। ए फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा और ए लिटिल के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आएगा। मीनिंग दोनों का सेम होता है, कुछ या थोड़े। ए फ्यू बॉयज आर एब्सेंट, कुछ लड़के आज अनुपस्थित हैं। ए फ्यू बॉयज आर एब्सेंट टुडे। और ए लिटिल, माई फादर गेव मी अ लिटिल मनी, मेरे पिताजी ने मुझे कुछ पैसे दिए। तो अनकाउंटेबल नाउन है मनी, इसलिए उसके साथ ए लिटिल का प्रयोग किया गया। अब हम जानते हैं फ्यू और लिटिल। तो फ्यू और लिटिल में अंतर यही है, ए फ्यू और ए लिटिल और फ्यू और ए फ्यू में, कि ए फ्यू और ए लिटिल थोड़ा सा सकारात्मक होता है, पर फ्यू और लिटिल ये दोनों ही नकारात्मक अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ थोड़ा, न के बराबर, नगण्य, इसका अर्थ होता है नगण्य, न के बराबर। एज फॉर एग्जाम्पल, अगेन फिर फ्यू प्लस प्लूरल नाउन आएगा और लिटिल प्लस अनकाउंटेबल नाउन आएगा। जैसे राम हैज फ्यू फ्रेंड्स, इसका मतलब हुआ राम को न के बराबर दोस्त है, राम को शायद ही दोस्त होंगे। नेगेटिव सेंस में फ्यू का इस्तेमाल किया जाता है। राम हैज फ्यू फ्रेंड्स मतलब शायद ही उसका कोई दोस्त होगा, मुश्किल से खोजेंगे तो एक कहीं मिल जाए, ये अर्थ इसका होता है। लिटिल वही बात है, देयर इज अ लिटिल मिल्क, सॉरी देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द कप, कप में नाम मात्र का दूध है, हो सकता है 2-4 बूंद बचा हो। अब 2-4 बूंद से क्या होने वाला है, बल्कि ना के बराबर ही है। मान लिया जाए कप में 2-4 बूंद दूध का होना दूध न होने के बराबर ही है, तो इसलिए नेगेटिव सेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं हम। आगे देखिए, द फ्यू और द लिटिल, ये कंप्लीट पॉजिटिव सेंस में आता है, पर इसका भी अर्थ वही होता है, कुछ लेकिन सब का सब, ये होता है द फ्यू का। और द लिटिल का होता है जो कुछ थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन जो कुछ थोड़ा। अब इसको हम सेंटेंस में अगर एग्जांपल से देखें, अगेन द फ्यू के बाद प्लूरल नाउन आएगा
और द लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा। He lost the few books he had, इसका अर्थ हुआ उसके पास कुछ किताबें थी, बहुत ज्यादा नहीं थी, 2-4-5 किताबें थी, पर जो 2-4-5 किताबें थी वो सारी की सारी खो गई। He lost the few books he had, उसके पास जो कुछ भी किताबें थी वो सारी खो गई। उसी तरीके से द लिटिल, she spent the little money she had, उसके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, 5-10 रुपए रहे होंगे, पर जो भी थे उसने सारा का सारा खर्च कर डाला। इसका अर्थ ये हुआ। अब देखिए, नो और नॉट एनी। नो का अर्थ होता है नहीं और नॉट एनी का अर्थ होता है कुछ भी नहीं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। नो के बाद प्लुरल नाउन भी लगा सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन भी, और नॉट एनी के बाद में भी प्लुरल या अनकाउंटेबल नाउन। राम हैज नो फ्रेंड्स, मतलब राम को कोई दोस्त नहीं है। शी हैज नो मिल्क, उसके पास कोई दूध नहीं है। तो नो कंप्लीट नेगेटिव सेंस में आया, एक काउंटेबल के साथ मैंने दिखाया और एक अनकाउंटेबल के साथ में। दूसरा, ही डिडंट बाई एनी बुक्स फॉर मी, उसने मेरे लिए एक भी किताब नहीं खरीदा। शी डिडंट गेट एनी वाटर देयर, उसे वहां कोई पानी नहीं मिला। इसका अर्थ ये हुआ। आगे हम बढ़ते हैं। ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, दोनों का अर्थ होता है बहुत। वाक्य में प्रयोग देखते हैं तो ए लॉट ऑफ के बाद और लॉट्स ऑफ, दोनों के बाद प्लुरल नाउन का ही प्रयोग करते हैं, और दोनों का प्रयोग जो होता है उसके बाद प्लुरल नाउन के साथ ही किया जाता है। जैसे he has a lot of books, उसके पास बहुत सी किताबें हैं। दूसरा, lots of books are there on the table, टेबल पर बहुत सारी किताबें हैं। बहुत सारी किताबें टेबल पर हैं। अब यहाँ lots of books, lots of books के ठीक पहले आ रहा है, नाउन के पहले। जहां भी आप देख रहे हैं, मैं जो भी एग्जांपल दे रहा हूं सब में डिटरमिनर्स नाउन के पहले आए हैं। He has a lot of books, उसके पास बहुत किताबें हैं, बहुत सी किताबें हैं। Lots of books are there on the table, बहुत सारी किताबें टेबल पर हैं। इसका अर्थ हुआ। Each and every, अब each और every मैंने ऊपर भी अभी एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले। each और every में अंतर क्या है कि each का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तु या दो से अधिक के लिए, परंतु एवरी का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए किया जाता है। दो के लिए कभी भी एवरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कम से कम 3 हो या 3 से अधिक हो। और ईच का प्रयोग कम से कम 2 हो या 2 से अधिक हो। ये बेसिक अंतर है इन दोनों में। इसको भी हम एग्जांपल से देखते हैं। दोनों के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है, ईच हो या एवरी। ईच रोड लीड्स टू द स्कूल, मतलब दोनों में से कोई भी सड़क आप ले लें, दोनों ही स्कूल की तरफ ही जाएंगी, दोनों स्कूल के पास आपको जाकर के मिल जाएंगे या दोनों स्कूल के पास पहुंचा देंगी आपको। एवरी, ही गोज टू मार्केट एवरी डे एक्सेप्ट मंडे, वह प्रतिदिन बाजार जाता है सोमवार को छोड़ करके। तो एवरी डे, डे नाउन है, डे के पहले एवरी का प्रयोग हुआ। आगे देखिए, इधर और निदर। इधर का मतलब होता है दो में से कोई एक या दोनों, और नीदर जो होता है इट इज द नेगेटिव ऑफ ईदर, मतलब दोनों में से एक भी नहीं। इसका भी उपयोग देखिए, दोनों के बाद सिंगुलर नाउन आएगा, और ये ईच, एवरी, ईदर, नीदर ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आते हैं। ईदर बुक इज गुड, कोई भी किताब ले लो, दोनों में से कोई भी ले लो, दोनों ठीक है, दोनों में से किसी से भी हमारा काम चल सकता है। इसका अर्थ ये हुआ। नीदर ही हैज टू सन्स, नीदर सन इज ओबीडियंट, उसे 2 लड़के हैं, दोनों में से एक भी आज्ञाकारी नहीं है। तो ये नीदर नेगेटिव सेंस में प्रयोग किया गया, इधर का नेगेटिव हो गया नीदर, दोनों में से एक भी आज्ञाकारी नहीं है, मतलब दोनों में से कोई नहीं। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, मैंने अलग अलग एग्जांपल में समझाया था, फ्यू, लिटिल, ए फ्यू, ए लिटिल, द फ्यू। अब यहां मैं उसको अलग अलग कर रहा हूं। दोनों में अंतर यही है कि फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का प्रयोग हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ होता है और प्लुरल नाउन के साथ होता है। काउंटेबल मतलब प्लुरल, इसके साथ जब भी आएगा तो प्लुरल नाउन ही आएगा। और लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल मतलब अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसका प्रयोग किया जाएगा। पहला जो फ्यू है और लिटिल, इस दोनों का अर्थ होता है नगण्य। ए फ्यू और ए लिटिल ये थोड़ा सा पॉजिटिव होता है,
बहुत नहीं फिर भी कुछ। और द लिटिल का मतलब होता है यद्यपि बहुत नहीं लेकिन सबका सब, या यद्यपि बहुत नहीं लेकिन सबका सब। तो चलिए इसको भी हम एग्जांपल से देख लेते हैं। फ्यू प्लस प्लूरल नाउन, फ्यू पीपुल वांट टू डाई, मतलब हुआ ये नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, शायद ही कोई आदमी मरना चाहता हो। अलग बात है कि सब कोई मर ही जाएगा एक दिन, लेकिन मरना कौन चाहता है? शायद ही कोई मरना चाहता होगा, मतलब नहीं कोई मरना चाहता है। ए फ्यू पीपुल आर ऑनेस्ट, इसका मतलब हुआ बहुत नहीं लेकिन फिर भी कुछ, इसका अर्थ हुआ बहुत नहीं फिर भी कुछ। ए फ्यू पीपुल आर ऑनेस्ट, बहुत लोग नहीं लेकिन फिर भी कुछ लोग, थोड़ा बहुत लोग ईमानदार हैं, इसका अर्थ ये हुआ, ये थोड़ा पॉजिटिव हुआ। और द फ्यू का मतलब होता है यद्यपि बहुत नहीं लेकिन सब के सब। जैसे द फ्यू बुक्स आई हैव आर रियली वेरी यूजफुल फॉर मी, मेरे पास बहुत ज्यादा किताब नहीं है लेकिन जो भी किताब है, 2 4 5 जो भी किताबें हैं वो सब की सब मेरे लिए बेहद उपयोगी हैं, इसका अर्थ ये हुआ। उसी तरीके से लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का अर्थ आप देखिए। लिटिल प्लस सिंगुलर नाउन, नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। द बेबी लेफ्ट लिटिल मिल्क इन द बॉटल, बच्चे को दूध दिया बोतल में पीने के लिए और उसने जो दूध पिया तो उसमें मात्र 2 4 बूंद ही उसने दूध छोड़ा होगा, यानी सब पी गया। शायद ही उसने दूध छोड़ा होगा, नहीं के बराबर छोड़ा, इसका अर्थ हुआ। ए लिटिल का मतलब होता है नॉट मच बट लिटिल, द मिल्कमैन हैज अ लिटिल मिल्क टू सेल, यानी ग्वाले के पास ज्यादा दूध नहीं है लेकिन हाँ आधा केजी से 1 केजी के लगभग हो सकता है। तो अब जहां कोई 50 केजी 100 केजी बेचता हो उसके पास आधा केजी कोई बहुत ज्यादा दूध नहीं हुआ, बहुत कम मात्रा में दूध है बेचने के लिए। और द लिटिल का मतलब हुआ द लिटिल मनी आई हैड वाज थेफ्ट, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, 10 या 20 रुपए ही थे, पर जो थे वो सारे के सारे चोरी हो गए, इसका सेंस ये हुआ। तो इस प्रकार आपने देखा इसका प्रयोग, और इस प्रयोग को समझ लेने के बाद मुझे लगता है कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की अब त्रुटि नहीं रह जाएगी। और एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स का जो अंतर है इसको मैंने समझाने का एक छोटा सा प्रयास किया था, ताकि ये कंफ्यूजन फिर कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना रहे। पर ये सच है कि इसमें बारीक अंतर अगर आप समझ जाते हैं तो फिर कभी आपसे परीक्षा में गलती नहीं होने वाली है और परीक्षा में आपके अच्छे अंक भी आएंगे। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप सभी इसका आनंद उठाएंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए इसी तरीके से उपयोगी और इम्पोर्टेंट वीडियोस लाता रहूंगा। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, अगर कोई सवाल हो, प्रश्न हो तो आप मुझे क्वेश्चन करके पूछ भी सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, वीडियो के माध्यम से आपको जवाब देने का या रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। आपकी कमेंट से मुझे बहुत प्रोत्साहन भी मिलता है, मार्गदर्शन भी मिलता है और आगे क्या काम करना है इसका नीति निर्धारण करने में भी मदद मिलता है। तो ऑल ऑफ यू आर, अगर एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक्स।